वेलकम इन 10th बाबा एमपी। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 7 जीव जनन कैसे करता है इसका वन शॉट करने वाले हैं। हमारे चैप्टर या हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वन शॉट होता है वो ओनली ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर होता है, यानी एक छोटा वन शॉट होता है जिसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के। अगर आप इस वन शॉट को देख लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर, क्योंकि आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हमारे वन शॉट के माध्यम से मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारे चैप्टर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि इस चैप्टर में से सारे जो चित्र है वो एकदम आप देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के सारे जो चित्र हैं वो आने वाले हैं। क्योंकि सारे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो तो मैं बता ही दूंगा, साथ ही साथ आपको मैं सारे इम्पोर्टेंट चित्र भी बता देता हूँ, क्योंकि चित्रों को आप इग्नोर नहीं करें। चित्र काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके, जैसे ये पत्ती वाला चित्र ये भी काफ़ी बार आ चुका है। साथ ही साथ जो ये मेन इम्पोर्टेंट ये हो गया राइजोपस में बीजाणु समासंग और नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये पुष्प वाला तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक बार चित्रों को आपको बता देता हूँ, चित्रों को आप आराम से याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चित्रों को बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं मारना है, चित्रों की प्रैक्टिस करें। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, एग्जाम में आ चुका है और आता ही रहता है। ये वाला हो गया, ये काफ़ी सरल चित्र है। उसके बाद हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हो गया कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है कि डीएनए सभी जीवों के कोशिकाओं में मौजूद आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में चला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो डीएनए है वो सभी जीवों की कोशिकाओं में मौजूद जो आनुवांशिक गुण हैं उनका संदेश होता है, जो कि एक जनक से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। यानी जो जनक है, माता पिता है, उनसे अपनी संतति की पीढ़ी में चला जाता है। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाता है। जनक के वंशानुक्रम को आगे बढ़ाने के लिए डीएनए की प्रतिकृति आवश्यक है। यानी जो भी जनक है, जो माता पिता है, उनको गुण को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए डीएनए की प्रतिकृति बहुत अति आवश्यक है। तो डीएनए की प्रतिकृति समरूप नहीं होती है, जो नई प्रजातियों के उत्पत्ति का आधार बनता है। तो ये समरूप तो नहीं है, लेकिन नई प्रजातियों के उत्पत्ति का आधार जरूर है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो डीएनए की प्रतिकृति है वो प्रजनन में अति आवश्यक है, ताकि माता पिता के जो गुण हैं, यानी जो जनकों के गुण हैं, वो अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो सके, इसलिए महत्व है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार से भिन्न है। मतलब एक तो है कि दो बार खंडित होना और एक है कि बहुखंडन यानी बहुत सारे टुकड़ों में खंडित होना। तो नाम से ही पता है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। द्विखंडन यानी दो भाग। द्विखंडन में क्या होता है कि कोशिका का जो विभाजन है वो दो बराबर भागों में होता है। जैसे अमीबा और जीवाणु द्विखंडन के द्वारा जो है विभाजित होते हैं। जबकि बहुखंडन में क्या होता है कि जो एक कोशिका जीव है, एक के साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम में जो या प्लाज्मोडियम में जो बहुखंडन होता है वो कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो आप समझ ही गए होंगे, एक तो जीव दो भागों में बढ़ता है और एक जीव अनेक भागों में बढ़ जाता है। तो ये दोनों में बेसिक सा अंतर है। ये सवाल उसी सवाल से मैच करता है कि प्रतिकृति बनना आवश्यक क्यों है। तो यहाँ पर आप वापस एक बार देख सकते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। तो जनन के लिए क्यों आवश्यक है आप समझ सकते हैं, वही है कि गुणों का एक ट्रांसफर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे हो जाए, यानी जनक से अपनी संतति पीढ़ी में हो जाए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना प्रजनन का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। यह एक व्यक्ति के शरीर के बनावट को आधार देता है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है और परिणाम स्वरूप डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनाती है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सर्जन भी होता रहता है, यानी दूसरी कोशिकाओं की संरचना भी बनती है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है, यानी अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार से भिन्न है।
तो परागण वाली जो प्रक्रिया है वो पेड़ पौधों में होती है, और निषेचन जो प्रक्रम है वो आप समझ सकते हैं इंसानों में होता है। वैसे पेड़ पौधों में भी होता है, लेकिन इसको एक समझ लेते हैं एक बार कि जो पुष्पी पौधों में जनन प्रक्रम में परागकण परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, जिसे हम परागण कहते हैं। यह कुछ परागणों जैसे वायु, पानी, पक्षियों या कीड़ों की मदद से होता है। जब भी निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों के युग्मन होते हैं, यह अंडाशय के अंदर होता है और युग्मनज का रचना करता है। तो ये दोनों में बेसिक सा अंतर है कि परागकण जो है परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, जिसे परागण कहते हैं, जबकि जो निषेचन होता है वो नर और मादा के युग्मनों के या युग्मकों के युग्मन से होता है, जो कि अंडाशय के अंदर होता है। तो ये बेसिक सा अंतर है। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा की संरचना से प्राप्त होता है। ये काफ़ी बार खाली जगह में ऑप्शन में सवाल पूछते हैं। तो भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी रहती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवृत्त होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होता है, यानी रिक्त स्थान होता है, जो प्रवृद्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है उसके लिए बहुत छत्र प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? यह सवाल काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो वृषण के कार्य क्या, देखिए। सबसे पहला कार्य है शुक्राणु का यह उत्पादन करता है, जिसमें पिता के अगुणित गुणसूत्र विद्यमान रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करना है, जो लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रित करता है या नियंत्रित भी करता है। तो ये दो कार्य है, शुक्राणु का उत्पादन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ऋतुस्राव क्यों होता है? तो देखिए, ऋतुस्राव इसलिए होता है क्योंकि निषेचन हो नहीं पाता है। तो रक्तवाहिनियों का जो भी गुच्छा है वो योनि के मार्ग से जो है रुधिर के रूप में या म्यूकस के रूप में जो है प्रति माह गिरने लगता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर भी इसको समझते हैं एक बार। ऋतुस्राव में योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में प्रति माह स्राव होता है। अंडा से प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है, अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह की तैयारी करता है। अतः इसकी अंतभिति मांसल एवं स्पंजी होती है, यानी स्पंजी होती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन नहीं होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता भी नहीं होती है। अतः यह जो परत होती है ना, वो धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। आगे बढ़ते हैं एक बार। तो चित्र तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का जो नामांकित चित्र है वो काफी बार एग्जाम में आया है। तो इस चित्र को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, ये चित्र काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है? तो यहाँ पर पहली विधि देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक उपाय। इसमें शुक्राणुओं तथा डिंब के मिलने की संभावना को कम किया जाता है। इस विधि में ऋतु चक्र से 10वें दिन से 17वें दिन तक यौन क्रिया से बचा जा सकता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान डिंबोत्सर्जन की उम्मीद रहती है और निषेचन की संभावना अधिक रहती है। तो पहली विधि आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक उपाय है। कुछ दिन इग्नोर करके भी जो है हम शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से जो है रोक सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है, जिसमें शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके, इसलिए सेशन को ढकने के लिए कंडोम व योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों के उपयोग को भी किया जा सकता है, यानी कंडोम की प्रणाली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि शुक्राणु अंड कोशिका तक पहुंच ही ना सके। एक और तरीका भी है कि हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का भी है, जिसमें अंड का मोचन होता ही नहीं है, जिससे निषेचन हो ही नहीं पाएगा। अगला तरीका है कि गर्भ धारण को रोकने के लिए अन्य युक्तियां जैसे लूप और कॉपर टी को भी अपन गर्भाशय में स्थापित करके कर सकते हैं, लेकिन ये अति कष्टदायक होती है, इसमें नुकसान भी हो सकते हैं। आगे वाला तरीका भी आप पढ़ सकते हैं। यदि पुरुष की शुक्रवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाए, यानी नसबंदी वगैरह कर दिया जाए ना,
तो भी यह स्थानांतरण जो है संभव नहीं हो पाता है, शुक्राणु अंडाणु से मिल नहीं पाता है। तो ये काफ़ी तरीके हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लैंगिक जनन के क्या फायदे हैं और अलैंगिक जनन के क्या नुकसान हैं। तो लैंगिक प्रजनन में अधिक विभिन्नता उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब ज़्यादा जो विभिन्नता आती है ना वो लैंगिक जनन से आती है। इस प्रकार ये प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करती है। इसमें उत्पादित जो व्यक्ति यानी जीव है उसमें जनक माता पिता की दोनों विशेषताएं होती है, तो ये भी फायदा है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अधिक व्यवहारिक भी होती है। इसका कारण यह है कि अलैंगिक जनन में डीएनए को अनुवांशिक कोशिका संरचना के अंदर कार्य करना होता है। तो इस प्रकार आपने देखा है कि हमने इतने कम समय के अंदर इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर वन शॉट को कंप्लीट किया है, जिससे जो हमें हेल्प मिलती है वो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को देखने में मिलती है। यानी ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसी वन शॉट से उठकर सीधे सीधे आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिसका फ़ायदा आपको एग्जाम में होता है। तो एग्जाम से पहले आप इस चैनल की सारी वीडियोस को देख के जाइए। मेरा वादा है कि आपको सारे क्वेश्चन जो है लगभग सारे क्वेश्चन आपको वन शॉट से कवर कर दिए जाएंगे या मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे वन शॉट के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें।